हेलो डियर। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? मुझे आपकी मैंने जब अपनी पहली वीडियो डाली तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का प्यार मिला और अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो एक मोटिवेशन मिली मुझे और एक काम करने का और जोश जगा। और कुछ बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने ये फरमाइश की कि सर जो है आप एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस जो है अपने चैनल पे ज़रूर डालिए, क्योंकि जो 12th की जो एग्जामिनेशन होती है उसके लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। तो गाइस, आज मैं 12th क्लास के यूनिट फर्स्ट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस बुक की मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इसके पहले प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं। और गाइस, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस चैनल को जब देखने बैठेंगे तो आप अपने पास जो है ये एनसीईआरटी की बुक जो है आप लेकर के बैठेंगे, ठीक है? चलिए, तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ कि फिजिक्स के जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया और एंड तक नहीं जाते। फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि एक लाइन पढ़ा और उसको फिर हमने ड्रॉ किया, फिर पढ़ा, फिर ड्रॉ किया। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल चार्ज स्फीयर्स। क्या कह दिया आपसे कि दो चार्ज स्फीयर है ना, दोनों स्मॉल है, ठीक? तो आप इसको एकदम छोटा लेंगे, ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक? अब उसके बाद फिर क्या कह दिया कि हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁻⁷, यानी कि इसके ऊपर का चार्ज जो है 2 × 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है, ठीक है भैया? उसके बाद फिर क्या कह रहा है, दूसरे पे चार्ज जो गिवन है, दिस वन इज Q2, ये जो गिवन है इसकी वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁷ कूलम। आप यूनिट लिख लिया करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लेस एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज 30 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्क्वायर, मतलब ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। तो हम कूलम्ब्स लॉ से ये जानते हैं कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, देखिए जानबूझ के यहाँ पर स्मॉल इस्तेमाल किया है, वो इसलिए क्योंकि स्मॉल अगर स्क्वायर कह रहा है तो आप इसको एक चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आएगा? चलिए, तो और यहाँ पर ये दोनों के चार्जेस जो है वो सेम है, तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² होता है। गाइस, जब भी आप प्रॉब्लम डील करेंगे हमेशा हर चीज को SI यूनिट में कन्वर्ट करिए। तो चार्ज की SI यूनिट तो आपकी क्या है, कूलम होती है, ये बात तो गिवन है, लेकिन R जो है डिस्टेंस, वो आपका सेंटीमीटर में गिवन है। तो एक बात, जब भी हमेशा आप सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, हमेशा आप यूनिट्स को SI में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर R की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक? अब कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो हमारा फोर्स होता है दोनों के बीच में, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्सेस होता है वो इतना होता है, लेकिन K की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जस्ट कीप इन माइंड, बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे ये गलती होती है, वो डायरेक्ट आंख बंद करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। बात समझ में आई डियर? तो दिस इज, ये कब लेंगे, जब आपका एयर या वैक्यूम रहेगा तब, और ये कब लेंगे, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम, जैसे मैंने मेंशन कर दिया कि मैंने चार्ज पार्टिकल को वाटर में रखा, तब उस समय आप यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, वो चीज़ नहीं ले सकते। समझ में आ रही बातें? तो इसलिए हम यहाँ पर जानबूझ के एयर बोला हुआ है। तब इस केस में
के की वैल्यू जो होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर। अब ये देखिए आपको के की वैल्यू पता चल गई, आपको चार्जेस गिवन है और आर की वैल्यू पता चल गई। आप इसमें जब पुट करेंगे तो आपको फोर्स की वैल्यू बेटा निकल जाएगी। इसमें क्या होगा, एफ की वैल्यू जब हम पुट करेंगे कितना, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यूनिट अगर लिखोगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ना कभी गलती नहीं होगी, ये बात हमेशा याद रखना। के की वैल्यू हमने लिख दी, Q1 इंटू Q2 ये हो जाएगा देखना 2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम डिवाइडेड बाई 0.3 का स्क्वायर और 0.3 का क्या मीटर, इसके साथ एक मीटर आएगा मीटर स्क्वायर। अब क्लियर यहाँ पे देख लो, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखना यूनिट वाइज भी ये चीजें कैसे होती हैं। कूलम ऊपर में कूलम 2 कूलम आएगा और नीचे में यहाँ से कूलम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अल्टीमेटली ये जो सोल्यूशन आएगा, और ये देखना 0.3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, देखो सारे 10 के पावर जो है ना एक साथ हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पर -7 यहाँ पर -7 तो बेस सेम पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर -14 और नीचे यहाँ पर एक नीचे नहीं यहाँ पर 2 चीज बच गई जिससे 6 और 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -2 और ऊपर की चीजें एज इट इज। तो यहाँ पर क्या होगा कि 9 इस 9 को कैंसिल आउट कर देगा और ये 6 जो है एज इट इज बच जाएगा। इस 10 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका देखिए 10 का पावर ये जब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं जैसे 1/a टू द पावर m रहता है, जब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज होगा और ये फाइनली +2 में आ जाएगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो आपको 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1.2 का जो सोल्यूशन है वो ये है, क्या कह रहा है पहले ये सुन लेते हैं कि the electrostatic force on a small sphere of a charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 मीटर। Once again यहाँ पर 2 चार्जेस हैं स्मॉल स्फीयर पे, है ना। यहाँ पर इसका चार्ज जो है 0.4 माइक्रोकूलम है और इसके ऊपर दूसरा जो है ये Q2 दिस इज -0.8 माइक्रोकूलम है, ठीक है क्लियर। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ये बोल रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन स्मॉल स्फीयर, यानी कि ये चार्ज इसके ऊपर देखो यहाँ पे चार्जेस का नेचर क्या है बेटा अपोजिट है। तो कूलम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि जब 2 चार्जेस का नेचर नेगेटिव होता है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ क्या लगेगा अट्रैक्शन। अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स किधर लगाएगा इस साइड, तभी तो अट्रैक्शन होगा। ये इसके ऊपर इस साइड फोर्स लगा रहा है विच इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है और ये प्लेस कहाँ है जो एयर में है। तो एयर में जैसे ही बोल दिया जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको किसकी वैल्यू लेनी है 1/4πε0 लेना है के की जगह और इसकी वैल्यू कितनी होती है वंस अगेन 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को बेटा याद रख लें, ठीक। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्वायर्स। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्वायर्स। गाइस तो जस्ट अभी हमने सीखा कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है कूलम्स लॉ में, देखना नोटिस करना गलती नहीं होनी चाहिए। कूलम्स लॉ ये कहता है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड
Here, this is the important concept. Product of the magnitude of charges. Magnitude of charges. मुझे नहीं कह रहा है, साइन नहीं लेना. अगर साइन लोगे तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये चीजें जस्ट अभी हमने देखी है. तो फाइनली फोर्स की जो वैल्यू आती है वो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. समझ में आई? तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो कितना है सर? 0.2. k की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q1 की वैल्यू कितनी है गिवन? ये आपकी गिवन है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. चाहे आप तो यहाँ पर आप इसका वो क्या कहते हैं इसको, इसकी यूनिट को साथ साथ कैरी कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा. न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. और Q1 की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे ये? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. ये Q1 Q2 हो गया. डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. देखिए आपने इसको किस में लिया है बेटा? किस में लिया है? एसआई यूनिट में. फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, Q1 की एसआई यूनिट कूलम, Q2 की एसआई यूनिट कूलम. ये आपने एसआई यूनिट के फॉरवर्ड में पुट किया है. इसका मतलब आपका जो डिस्टेंस आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा. बात समझ में आ रही है? तो इसको हम अगर ऐसे सेंटीमीटर में रहेगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. न्यूटन कैंसिल. आपका देखो कूलम, ये कूलम दो कूलम स्क्वायर हो जाएगा और ये कूलम स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जब आप आर इधर मल्टीप्लाई करोगे, देखो आर को इधर लेके आ जाओ तो देखो क्या होगा. इस साइड आ जाते हैं. देखो क्या होगा. ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू, इस चीज को मैं अभी लिख दे रहा हूँ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 0.2. लेकिन एक चीज गौर करो कि इसके साथ एक मीटर स्क्वायर बचा हुआ है. तो जब आर का आप अंडर रूट लोगे, इस चीज का अंडर रूट, तो मीटर बचेगा. तो देखो पहले इसको कट करके देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास. तो 0.2 को 0.24 से घटाएंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा. ठीक. 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 16. लेकिन इसके पास 0.8 है, इसको हम कैरी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1. ये है तुम्हारा 10 टू द पावर -12. ये है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है डियर. अब देखो इसके ऊपर जब हम रूट चढ़ाएंगे डियर, रूट, तो देखना क्या होगा. 16 का 4 बाहर आएगा और 9 का 3. और इसके ऊपर देखो पावर का, ये टोटल हो गया 13 और ये हो गया 9. तो 9 और -13 कितने हो गए? -4. और -4 का कितना बाहर आएगा? -2. समझ में आई बात? तो ये टोटल कितना हुआ? 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. आज इसको सेंटीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. और यही आपका क्या है डियर? यही आपका क्या है? आंसर. ठीक. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 2. ठीक. इसको उतार लें. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 पे. ठीक. क्या कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर के इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक. तो देखो बेसिकली ये इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर.
एक सेपरेशन है, मान लेते हैं आर्बिट्ररी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है जिसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन है, इसका चार्ज है, दोनों का चार्जेस क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हम जानते हैं, जी m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हमने सेपरेशन सेम रखा और सेपरेशन सेम रखने के बाद हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला और ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला। अब जा करके क्या करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं, दिस इज ग्रेविटेशनल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक। तो जब Fe बाई Fg करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, ये आपको सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये इनडायरेक्टली ये जो आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अब क्या है देखो, सबकी देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। के की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। जी की जो वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब सारी ये वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे तो एक ही बहुत ही ह्यूज रेशियो आता है, अप्रोक्सीमेटली 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 के आसपास, जो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बस समझ में आ रही है। तो इसी चीज के लिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये इसी चीज को मेनली एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही इग्नोरेबल है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आई बात। तो यही मेन रीजन है, मेन पर्पस है इस चीज को कैलकुलेट करने का, और ये रिजल्ट जो है इसी चीज को इंडिकेट करता है कि भाई आप जब दो चार्ज पार्टिकल को आप उनके बीच की इंटरेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कंसीडर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है डियर, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट चार्ज ऑफ द बॉडी इज क्वांटाइज। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि जैसे मेरे पास दो बॉडी है, दोनों को मैंने रब किया और रबिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो मान लेते हैं कि ए से बी पर हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कभी ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में ट्रांसफर करे, 1.5 चल जाए, 4.5 क्रॉस हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। हमेशा या तो 1, 2, 3, 10, 100 मतलब इंटीजर के मल्टीपल पे होगा। तो इसी चीज को जो है हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट सेकेंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि why can one ignore the quantization of electric charge when deals with macroscopic, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी बड़े पैमाने पे जब हम चार्ज पर डील करते हैं तो उस समय क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को हम क्यों इग्नोर कर देते हैं, why does it become so। तो उसका रीजन ये है डियर कि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम जो चार्ज की डील करते हैं, वी डील्स विद द चार्जेस एट फ्यू माइक्रो कूलम, और एक माइक्रो कूलम में अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास होते हैं। तो अब तुम सोचो कि इतने बड़े इलेक्ट्रॉन्स के जहां पर क्वांटिटी होगी वहां पर तुम उस बॉडी के चार्ज को तुम 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दो या 20 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो,
तो उसके इंक्रीज और डिक्रीज जो चार्जेस हो रहे हैं, उसका जो चार्ज का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो विजिबल नहीं होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड चार्ज इज अपीयर टू बी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज आपका जो है वो उस बॉडी पर कंटिन्यूअस की तरह कंटिन्यूअसली है, मतलब कंटिन्यूअस आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है उस बॉडी पर वो कंटिन्यूअस है, और उस जगह पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हम इग्नोर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या कहता है क्वेश्चन डियर? When a glass rod is rubbed with silk cloth, charge appears on both. जैसे देखो, जैसे आपका कोई ग्लास रॉड है और ये मान लो आपका सिल्क क्लोथ है, तो इससे जब इसको हम रब करेंगे है, तो रबिंग के बाद क्या होगा, ये ग्लास रॉड जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, और ये जो सिल्क है इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। ठीक, इसी तरह की फिनोमेना प्लास्टिक के साथ भी होती है। ये प्लास्टिक को जब हम फर के साथ रब करते हैं तो प्लास्टिक जो है आपका निगेटिव हो जाता है और फर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन आगे कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। ये हम भी जानते हैं कि यह रब करने के ऊपर चार्जेस जो है बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, A similar phenomena is observed with many pairs। सही बात है कि चार्जेस जो है अगर किसी जगह पे अपीयर करना है, ये सिमिलर फेनोमेना जो है बहुत जगह होती है, ये बात हमको ही पता है। जैसे बलून जो है ना, बलून को क्या करना, ऐसे दीवार के ऊपर ना ऐसे कभी सटाना, कभी स्टिक नहीं करेगा, लेकिन उसको ना इस तरीके से रब कर लेना अपने बदन पे, कपड़े पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टिक करना, वो स्टिक कर जाएगा। क्योंकि जब रबिंग करते हैं ना बेटा तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ठीक, तो यही क्वेश्चन में कह रहा है। फिर आगे कह रहा है इसमें कि एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है बेटा, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर जितने नेट चार्ज होंगे, जस्ट कीप इन माइंड, जितने आइसोलेटेड सिस्टम पर नेट चार्ज होंगे वो हमेशा फिक्स रहेंगे। समझ में आई बात? तो इस कंडीशन में शुरुआत में ये दोनों अनचार्ज थे, बात समझ में आ रही है? दोनों शुरुआत में क्या थे, अनचार्ज थे, कुछ नहीं हुआ। और इन दोनों को अगर हम एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर ले तो इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। बात समझ में आई बात? इन दोनों के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले आए और यहाँ पे मान लो कुछ पॉजिटिव आया और यहाँ पे कुछ निगेटिव। लेकिन वंस अगेन जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं बेटा तो फिर वंस अगेन क्या हो जाता है कि यहाँ पर कोई चार्ज का इफेक्ट नहीं रहता, यानी कि वंस अगेन नेट चार्ज का आ जाता है 0। तो शुरुआत में नेट चार्ज कितना था, 0, और बाद में जब हम इन दोनों को अगर हम फिर से कंबाइन कर दें तो फिर से क्या हो जाता है, चार्ज जो है सराउंडिंग में कोई अफेक्ट नहीं कोई भी अफेक्ट उसके सराउंडिंग में कोई अफेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो हम कहते हैं कि वंस अगेन शुरुआत में जितना चार्ज था उतना बाद में। तो और क्योंकि अगर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फुलफिल नहीं करता तो सिल्क और रॉड को जब हम कंबाइन करते फिर भी ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता या कुछ भी और कर देता, तो वहां पर फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। समझ में आई बात? तो चूंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि आपका अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर जितना नेट चार्ज रहेगा वो किसी भी टाइम पर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेट चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो शुरुआत में नेट चार्ज जितना था बाद में उतने ही। ठीक, तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव, वंस अगेन दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 0। शुरुआत में कितना था रबिंग से पहले, 0। तो इसलिए जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फिनोमेना क्या कहती है, कंसिस्ट करती है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फिनोमेना जो है कंसिस्टेंट है किसके साथ बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। समझ में आई बात?
तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6, 4 point charges Q1, QA, QB, QC, QD are located at the corner of a square ABCD 10 cm। देखिए आपने पहली लाइन पढ़ी, इसके हिसाब से सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक स्क्वायर बनाएंगे। अब यहां पर QA, QB, QC एंड QD, और इस वाले भैया की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर है। ये हो गया, हमने एक लाइन पढ़ा और फिर क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखते हैं। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा बेटा? दोनों की डायगोनल बॉडी, ये जो डायगोनल बनेंगे स्क्वायर के जो डायगोनल बनते हैं, दिस वन इज यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो आपका प्लेस है, और आपको QA, QB, QC की वैल्यू गिवन है। तो QA की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू -5 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और QD की वैल्यू -5 माइक्रोकूलम। ठीक, अब देखो एक चीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? वेक्टर से सोचना। यहां पर देखो डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और ये सारे पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। तो डियर जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। तो अब ये बताओ कि कूलम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां से गौर करो, -5 माइक्रोकूलम और ये 1 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम 1 कूलम को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा। कौन? ये QD। देखो यहां पर Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 1, और डिस्टेंस जो भी आया हो डजंट मैटर। सेम वे ये -5 माइक्रोकूलम 1 कूलम को क्या करेगा? ये अपनी तरफ पुश करेगा, इधर पुल करेगा, सॉरी। तो यहां पर एक चीज हमने देखा, यहां पर देखो एक सिंपल से बच्चे से भी मैं अगर पूछूं कि भैया इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, बॉडी किधर जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। ये जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन द सेम वे इसका देखो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को इधर क्या करेगा? पुश करेगा, और 1 सेकेंड 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम को इधर क्या करेगा? पुश करेगा। तो दोनों फोर्सेस बराबर हैं और ये दोनों आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 लगेगा। समझ में आई बात? तो ये वेक्टर का एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो थोड़ा ठीक ठाक है, कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 क्या कह रहा है कि an electrostatic field lines is a continuous curve, that is a field lines cannot have certain break. Why not? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो वो एक कर्व भी हो सकता है, वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जब आप पढ़ रहे होंगे या जहां पर भी आपने स्टडी की है, एक बात हमेशा क्लियर होता है कि बेटा टेंजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हमेशा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है। ठीक, अब अगर मान लिया जाए इस जगह पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूअस होती है, मतलब तो यहां चार्ज पार्टिकल से जैसे तुम दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं होती, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करने के बाद एक पॉइंट पर 0 होती है, बीच में कहीं पर डिक्रीज नहीं होती। तो आप अगर बीच में कहीं पर अगर ब्रेक ले लें यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो यहां पर इसका क्या डायरेक्शन होगा आप कैसे बताएंगे? तो इसीलिए ये जो है ब्रेकिंग नहीं होती और आप ब्रेक नहीं कर सकते। समझ में आई बात?
इसका नेक्स्ट का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि वाई डज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आपका मान लो प्लस है, ये आपका माइनस। तो यहां से मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकली और ये इस तरीके से यहाँ पर गई। तो बेटा आप एक चीज गौर करके देखो, मैंने अभी क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा। तो इस कंडीशन में आप जो है क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक पहले वाले कर्व की करस्पॉन्डिंग और एक दूसरे वाले कर्व की करस्पॉन्डिंग। तो एक पॉइंट पर जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। समझ में आ रही बात? डन। इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट भी नहीं करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to -3 coulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। आपसे ये क्वेश्चन गिवन है, दिस इज 3 microcoulomb पहला, और दूसरा जो है वो -3 microcoulomb। ठीक, इसका इसने नाम दिया है QA और इसका नाम दिया है इसमें QB। ठीक है गाइस, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.2 मीटर। पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। मिड पॉइंट कहां पे होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। अब देखो, ये बात सबको पता है कि सर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अवे होती है, हमेशा इमर्जिंग कंडीशन में होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटा वो निकली। लेकिन अगर आपका निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती है। तो इसमें आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगी। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा, दिस इज EA। लेकिन निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पर है -Q, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती है, इसके अंदर जाकर के टर्मिनेट होगी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे इसको मैं क्वेश्चन की करस्पॉन्डिंग अगर ऐसे डील करूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है। तो इस -Q चार्ज की वजह से मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर ही होगा। तो आप EB की वजह से, सॉरी QB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बेटा वो सेम है। समझ में आई बात? जब आपने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया, तो वेक्टर में माइनस साइन फिर आप मत लेना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? EA प्लस EB, दोनों को जोड़ दो, क्या होगा? AQ डिवाइडेड बाई R² प्लस KQ डिवाइडेड बाई R²। ठीक, तो ये जो हमने डायरेक्शन कंसीडर किया है वो इस माइनस की वजह से किया है। तो नेट डायरेक्शन किधर होगा बेटा? वो आपका राइट हैंड साइड में होगा। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है और चीजों को कैलकुलेट कर लेना है। ये क्या हो जाएगा? K कॉमन ले लो, K कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? R² भी कॉमन हो जाएगा। आपका QA प्लस QB, दोनों की मैंने क्या बोला, मैंने क्या समझाया आपको? ये जो डायरेक्शन आपने कंसीडर कर लिया, ये जो डायरेक्शन आपने दिया है वो ड्यू टू दिस निगेटिव चार्ज, तो आप चार्ज में निगेटिव पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम 3 × 10⁻⁻6 और प्लस 3 × 10⁻⁻6।
ये कितना हो जाएगा डियर, ये 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और k की जगह पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और r कितना है 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 2। जो भी चीज आई वो आपका आंसर। इसको उतार लें। ठीक, अब इसका बी पार्ट करते हैं। ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, देखिए 9 6 जो 54, ये चीज ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा प्लस, तो 10 का पावर 9 प्लस 2 11 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक, न्यूटन पर कूलम। ठीक है डियर, चलिए क्या कहता है इसका बी पार्ट, कि if the negative charge of magnitude 1.5 Newton 1.5 into 10 to the power, if नहीं क्वेश्चन बी पार्ट क्या कहता है कि if a negative test charge of magnitude 1.5 is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? Guys, F is equal to हमने क्या पढ़ा है Q into E, है ना। F is equal to हमने क्या पढ़ा है Q into E। देखिए मैंने आपको सिखा रखा है कि F एंड E का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा if has same direction if Q is positive। अगर F और E जो है are opposite when Q is negative। डियर क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, उल्टे साइड। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है उसमें बस क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है फोर्स से। तो फोर्स इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, और E की वैल्यू जो आई है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है डियर, तो देखो यहाँ से कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन आपका यूनिट बचेगा, और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके जो भी चीज आएगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। डायरेक्शन किधर होगा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस कॉन्सेप्ट से। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, कि a system has two charges। देखिए गाइस, जब भी आप मेरा लेक्चर देखेंगे प्लीज आप एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठना, क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, और जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे तो पहले आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लेना, फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन को देखना, फिर जाने के समझ में आएगा। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि a system has two charges QA and QB। ठीक, दोनों की वैल्यू सेम है एंड अपोजिट है, लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट की वैल्यूज दी हुई है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए आपका क्या गिवन है, आपका जो कोऑर्डिनेट गिवन है बेसिकली वो दिया हुआ है 0 0 और ये है 0 0 माइनस 15, दिस इज A, और B जो है ये गिवन है 0 0 प्लस 15, 0 0 प्लस 15। ठीक, तो गाइस यहाँ पे जिस देखना कि ये जो है x की पोजीशन, ये y और ये z, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। बात समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज गौर करो
कि ये जो वेरिएशन है कोऑर्डिनेट का, मतलब जो दोनों चार्जेस रखे हुए दोनों जेड एक्सिस पे ही रखे हुए हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन हम जो जनरल कन्वेंशन मानते हैं, अगर इसको हम x मान लें और इसको y मान लें और इसको z, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो पिछला पार्ट होगा, ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसा है ना, ये z जो है आगे की तरफ है और ये इसका जो डॉटेड पार्ट है जस्ट इसके परपेंडिकुलरली बैकवर्ड है। तो अगर इसको हम पॉजिटिव माने तो QA की वैल्यू कहां पर है, QA इज व्हाट, हाउ मच, QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 और ये रखा हुआ है पीछे के साइड, दिस वन हियर 0 0 minus 15, दिस वन z एक्सिस पे ही रखा हुआ है लेकिन निगेटिव z एक्सिस, और इसकी वैल्यू जो है वो 2.5 into 10 to the power minus 1 मिनट 2 into इसकी वैल्यू जो है 2.5 into 10 to the power minus 7 कूलम है। और जो आपका बी पार्ट है वो सामने की तरफ है, दिस वन इज योर 0 0 प्लस 15। अगर आप इसको ओरिजिन माने और इसको पॉजिटिव, तो ये आपका चार्जेस की लोकेशन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्जेस, टोटल नेट बोला, इसका मतलब टोटल चार्ज आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालने के लिए बेटा आपको QA प्लस QB निकालना पड़ेगा। दिस इज, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और एक प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ पर बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उसकी वैल्यू -2.5 into 10 to the power -7 है कूलम। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में जब जुड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा 0। तो टोटल चार्ज तो आपने 0 लिख लिया, ठीक। लेकिन अब इसमें अगला जो पार्ट पूछ रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो देखो डियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये आपका -q है और ये आपका +q है और इन दोनों के बीच की सेपरेशन अगर d है, तो डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता है वो q इंटू d होगा। और ये d जो है बेसिकली लेंथ वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। समझ में आई बात। तो अब इसमें और इसकी वैल्यू क्या होती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप 15 सेंटीमीटर आगे और 15 सेंटीमीटर पीछे, तो दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी डियर, 30 सेंटीमीटर, ठीक। और इसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल का वो आपका इस डायरेक्शन में, आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। दिस इज योर कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये आपका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड निकालना तो आसान है। मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और ये होता है कूलम। और सेपरेशन कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.36, दिस इज मीटर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट जो होती है वो कूलम मीटर होती है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75 और ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल with a dipole moment 4 into 10 to the power -9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude इतना 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on dipole. देखो dear, this is your electric field। जानबूझ के मैंने यूनिफॉर्म स्पेसिंग देने की कोशिश की है। यूनिफॉर्म स्पेसिंग का मतलब होता है, भले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन ये यूनिफॉर्म एज्यूम करके चलना, स्पेसिंग अगर आपकी सेम रहेगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कंसीडर किया जाएगा। और साथ में ये कह रहा है कि डाइपोल जो है
यहाँ पे एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और डाइपोल की जो वैल्यू गिवन है वो है आपकी 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, दिस इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पूछ रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग। देखिए टॉर्क जो लगता है बेटा, टॉर्क जो होता है P क्रॉस E, टॉर्क जो लगता है बेटा वो P क्रॉस E होता है, यानी कि PE × E × साइन ऑफ थीटा, और ये होता है एन कैप। लेकिन आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका हम जब मॉडुलस लेंगे टॉर्क का तो सिर्फ मुझे ये बचेगा PE × E × साइन ऑफ थीटा। तो जब इसकी वैल्यू आप वैल्यू पुट करेंगे तो E की जगह पे क्या पुट करेंगे, P की जगह पे 4 × 10⁻⁹ और E की जगह पे 5 × 10⁴, और साइन थीटा की जगह पे 1/2, साइन ऑफ 30 डिग्री = 1/2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपको डायरेक्शन ऐड करता तब कैसे बनाते, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड स्क्रू रूल को अप्लाई करना होता है। कैसे निकालते हैं, जिस प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट वेक्टर लाई करेगा, जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और टॉर्क वेक्टर लाई करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डाइपोल मोमेंट लाई करेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। अब डाइपोल मोमेंट इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है हम स्क्रू ऐसे प्लेस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर P क्रॉस E, यानी कि आपका जो वेक्टर स्क्रू जब हम ऐसे प्लेस कर देंगे तो P से हम E की तरफ स्क्रू को ऐसे रोटेट करेंगे। तो स्क्रू को जब ऐसे रोटेट करोगे तो अल्टीमेटली टॉर्क अंदर की तरफ लगेगा। या इसी चीज को राइट हैंड थंब रूल से भी निकालते हैं कि सर आप P पर ऐसे अपनी राइट हैंड को ऐसे प्लेस कीजिए और अपने उंगलियों को ऐसे कर्ल करिए, तो थंब की जो स्ट्रेच होगी वो थंब का जो स्ट्रेच होगा वो टॉर्क के डायरेक्शन को देगा। तो अगर आपसे ये पूछे कि टॉर्क का डायरेक्शन किधर है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 के बाद कंटिन्यू करूंगा। ठीक, अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, और मैं एनसीईआरटी के एडिशनल के भी आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूँगा। ठीक, ताकि बच्चे जो है कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं उसको मैं अच्छे से अच्छा क्वालिटी दे सकूँ। ठीक है गाइस, थैंक्स। मेरी वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए प्लीज़। मेरी वीडियो को जहाँ तक हो सके दूसरों तक पहुँचाइए, जहाँ से जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।